तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जो कल हमारा टॉपिक चल रहा था कार्यवाही है ना, सामान्य कार्यवाही हम लोग देख रहे थे, उसमें हमने समझा था प्रश्नकाल के बारे में। आज हम देखेंगे सेकंड हमारा है शून्यकाल। ठीक है, ये नाम आपके लिए अनसुना लग रहा होगा है ना, पहली बार हम देख रहे हैं शून्यकाल क्या होता है। तो ये शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के बाद होता है। जो हमने लिखा कि इसकी जो शुरुआत होती है प्रश्नकाल के बाद होती है ना। प्रश्नकाल 1 घंटे के लिए होता है, हमने देखा था है ना। प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। और ये जो है एक अनौपचारिक साधन है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो नियम है संविधान में कहीं वर्णन नहीं किया गया, या किसी भी नियम में शून्यकाल का वर्णन नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं है। अब बात आती है जब कहीं वर्णन नहीं तो इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, ये लाया ही क्यों गया। तो आपको बता दें कि ब्रिटिश जमाने से जो हमने संसदीय प्रणाली अपनाई हुई है, ये हमने कहां से ली हुई है, हमने ली है ब्रिटेन से ली हुई है। लेकिन ये जो शून्यकाल है ये अपनी हमारी परंपरा है, हमने ये भारतीय खोज है, इसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये भारतीय खोज है। ये जब ब्रिटेन में जो चल रहा था उनसे हमने ये परंपरा नहीं ली हुई है, हमने खुद की खोज करी हुई है, भारतीय खोज है। अब बात आती है कि इसकी खोज की जरूरत हमको क्यों पड़ी, है ना, शून्यकाल की। तो 1962 में शून्यकाल की शुरुआत की गई, जब मानसूनी सत्र चल रहा था उस समय, और जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उनको एक मंत्री थे है ना, प्रधानमंत्री थे, उनसे फिर सदन में जब एक क्वेश्चन करा गया तो प्रश्नकाल के बाद उनसे एक क्वेश्चन किया गया। लेकिन अगर प्रश्नकाल के खत्म होने के बाद भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है ना, कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो प्रश्नकाल के दौरान ही किया जाता है। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और बोले नहीं नहीं मैं जवाब देना चाहता हूं। फिर उन्होंने पीठासीन अधिकारी सभापति से इजाजत ली और उन्होंने इजाजत भी दे दी, ठीक है आप जवाब देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो उसी समय से ठीक है 1962 से लेके शून्यकाल फिर सोचा गया इसका नाम क्या रखा जाए, है ना। अगर प्रश्नकाल तो रख नहीं सकते क्योंकि प्रश्नकाल तो हमारा पहला घंटा होता है, प्रश्नकाल खत्म हो चुका है। तो मीडिया ने इसका नाम शून्यकाल रखा था, ठीक है, न्यूज रिपोर्टर मीडिया के द्वारा इसका जो नामकरण किया गया है ना, नामकरण मीडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर आपकी पीढ़ी में पूछा जाता है कि शून्यकाल का नामकरण किसने किया है तो मीडिया ने किया था इसका नामकरण। तो 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी शून्यकाल की, ठीक है, अभी तक चलती हुई आ रही है। इस समय कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या होता है इसमें कि बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ पूछे जा सकते हैं भाई, क्यों, अगर सूचना किसमें लेनी पड़ती है, प्रश्नकाल के दौरान हमको सूचना देनी पड़ती है, पहले लिख के देनी पड़ती है, हमने कल देखा था है ना। तारांकित होता है, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। लेकिन जब शून्यकाल के दौरान कोई भी सदस्य, जो सदन का सदस्य है, किसी भी मंत्री से उसकी पूर्व सूचना से भी अचानक से सवाल पूछ सकता है, कुछ भी सवालों पूछ सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला समय है। क्योंकि मंत्री पहले से तैयारी करके तो बैठा नहीं रहता कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान हमने क्या देखा था कि जो महासचिव होते थे, महासचिव को आपको पहले अपना क्वेश्चन लिख के देना पड़ता था, फिर वो मंत्रियों से उसका जवाब लेते थे। तब वो मंत्री आके 3 से 10 दिन के अंदर या 10 से 21 दिन के अंदर आके आपको जवाब देता था, या आपको मौखिक चाहिए तो 3 दिन के बाद ही देता था जवाब वो। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी सदस्य अचानक खड़े होकर किसी भी मंत्री के ऊपर क्वेश्चन दाग सकता है, कह सकते हैं किसी भी क्वेश्चन हो पूछ सकता है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, मंत्रियों में भय उत्पन्न रहता है कि ये हमसे क्या पूछ लेगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो निंदा वाली बात होगी, तो पार्टी की बात आ जाएगी। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें शून्यकाल के दौरान, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं शून्यकाल के बाद हमारा क्या है, आधे घंटे की बहस होती है, उसको समझते हैं। तो शून्यकाल हमारा समाप्त हो गया। अब देखते हैं आधे घंटे की बहस। जो ये हमारी आधे घंटे की बहस होती है, ये हमेशा सदन जब लास्ट समय चलता है, लास्ट समय के आधे घंटे में होती है, ठीक है। देखेंगे हम लोग थर्ड आधे घंटे की बहस। तो जो आधे घंटे की बहस होती है कब होती है, ये एकदम लास्ट में होती है, लास्ट के आधे घंटे में होती है। और ये कोई नए विषय पे नहीं होती, सबसे बड़ी बात है ये नए विषय पर नहीं, ये कोई नई विषय पर चर्चा नहीं हुई रहती है। जो प्रश्नकाल के दौरान कोई क्वेश्चन पूछे रहते हैं उसी चीज पे ये चर्चा करते हैं, कोई नई विषय पे चर्चा नहीं कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि ये अंतिम आधे घंटे में होते हैं, ठीक है, अंतिम आधे घंटे में। ये शुरुआत में नहीं पूछे जाएंगे, एकदम लास्ट में पूछे जाते हैं। क्यों दिया गया आधे घंटे की बहस,
क्योंकि अगर किसी भी सदस्य का जो मंत्री से उन्होंने सवाल पूछा था प्रश्नकाल के दौरान, अगर उनको लगता है कि इन्होंने पूरी तरह से नहीं बताया है या उसको उस सदस्य को समझ में नहीं आया है, तो दोबारा वो पूछ सकता है उनसे। तो इसलिए समय रखा गया है आधे घंटे की समय। ये ब्रिटिश के दौरान जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तब से चला आ रहा है, ठीक है, आधे घंटे की बहस। अब चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है, 2 घंटे की बहस। जो 2 घंटे की बहस है इसे हम क्या कहते हैं, अल्प बहस कहते हैं, ठीक है, अल्प अवधि की बहस कहते हैं इसे। अब बात आती है कि अल्प अवधि की बहस इसको क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा कि आधे घंटे की बहस तो हुई है पहले से, तो इसे हम अल्प अवधि की बहस क्यों नहीं कह रहे हैं, 2 घंटे की बहस को हम अल्प अवधि कह रहे हैं। तो इसका एक कारण ये है कि जो ये बहस हो रही है ना, ये नए विषय पे नहीं होती है ना, जो प्रश्नकाल के दौरान हुआ है उसी पे बहस होती है, लेकिन जो 2 घंटे की बहस होती है वो हमेशा नए विषय पे होती है। और जब नए विषय पर किसी भी बात या चर्चा होगी तो कम से कम, है ना, न्यूनतम 2 घंटे की बहस होगी ही होगी, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे अल्प अवधि की बहस कहते हैं। और जो आधे घंटे की बहस होती है ये पुराने विषय पे ही होती है, इसलिए हम उसे अल्प अवधि की विषय नहीं कहते हैं। आपसे प्री में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये सब प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रख के चलिएगा कि हमको प्री से भी तैयार करना है, मेंस के लिए भी तैयार करना है, तो साथ साथ हम दोनों करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव। 2 घंटे की बहस के बाद हम समझेंगे कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है। देखते हैं हम, 5वां है हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। अब बात आती है कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है। तो ये जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात दिया जाता है। क्यों? और जो अभिभाषण तैयार कौन करता है, इनके लिए बात आती है कि राष्ट्रपति के लिए जो अभिभाषण है, जो भाषण देते हैं लोकसभा में, उसका तैयार कौन करता है, तो ये कैबिनेट सचिवालय तैयार करवाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपसे प्री में पूछ सकता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो सदन में अभिभाषण देता है किसके द्वारा तैयार कराया जाता है, तो वो तैयार करवाते हैं कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से। कैबिनेट सचिवालय, और कैबिनेट सचिवालय किसके अंडर आता है, प्रधानमंत्री के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं वो सरकार की तरफ से ही बोलते हैं, ठीक है, वो सरकार की तरफ से बोलते हैं कि ये अपने मन से कोई भी अभिभाषण नहीं देते हैं, वो कोई भी तथ्य अपने मन से नहीं जोड़ सकते। जो कैबिनेट सचिवालय उनके लिए जो तैयार करता है वही वो अपने सदन में बोलते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कैबिनेट सचिवालय इसको तैयार करती है इनके अभिभाषण को। अब क्या होता है, जब अभिभाषण होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति जी कोई भी अभिभाषण देते हैं, किसी बात पे चर्चा करते हैं, जो सरकार कही होगी उनसे, जो लिखा होगा, तो उस पर क्या होती है, चर्चा होती है उसके बाद, ठीक है, उसमें होती है चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद फिर मतदान भी होता है, ठीक है, चर्चा होगी। अगर उन्होंने कोई नई स्कीम पारित करने के लिए कहा होगा तो उस पर क्या होगी, एक चर्चा होगी और मतदान होगा। अगर मान लीजिए मतदान होता है ना, मतदान होता है, अगर वो पारित हो जाता है, पारित हो जाता है, जब पारित हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सरकार को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर पारित हो जाता तो सरकार बनी रहती, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मान लीजिए पारित ना हो, पारित नहीं होगी, तब क्या होगा, जब पारित नहीं होगी और लोकसभा में अगर पारित नहीं होगा तो सरकार को क्या देना होगा, यहाँ पे त्यागपत्र दे देना होगा, ठीक है, जो मौजूदा सरकार रहेगी उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। सरकार को क्या देना पड़ जाएगा, त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो धन्यवाद प्रस्ताव है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तब पारित कराते हैं जब सरकार लोकसभा में पूरी बहुमत रहती है, तभी ये पारित कराते हैं ना, सरकार जो मौजूदा सरकार रहती है। तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है धन्यवाद प्रस्ताव में। अगर पारित नहीं होता है, जो भी सरकार रहेगी वो तुरंत ही गिर जाएगी, ठीक है, उसके बाद फिर से चुनाव होंगे। तो इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा। इसको पूछा जाता है कि जो अभिभाषण है राष्ट्रपति का, ये कौन तैयार करवाता है, तो कैबिनेट सचिवालय तैयार करवाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है हमारा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद हमारा छठा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
चलिए देखते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज मैं बता रहा हूँ सारी चीजें प्री के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मेंस के लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। हमको पढ़ना तो पूरी तरह से है, या प्री में पूछे चाहे वो मेंस में पूछे, हमको करके आना ही है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो अब बात आती है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है। ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे अभी हमने क्या देखा था, शून्यकाल। शून्यकाल की शुरुआत कौन किया था, भारत में ही शुरुआत हुई थी, है ना। हमने वो ब्रिटिश परंपरा से नहीं ली थी, हमने खुद की परंपरा बनाई थी, तब शून्यकाल आया था। उसी प्रकार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की शुरुआत भी हमारे यहां से हुई है, ठीक है। भारत में ही शुरुआत हुई इसकी, भारत में शुरुआत हुई। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास दो ऐसे प्रस्ताव हैं, है ना। एक शून्यकाल हो गया 0 आवर्स, और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो कि भारत ने खुद से शुरू करा है, ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। और इसमें क्या होता है, ये कब से शुरू हुआ है, ये 1954 से शुरुआत हुई इसकी, 1954 से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि मंत्रियों का ध्यान किसी विषय पर लाने के लिए इसका प्रस्ताव दिया जाता है। सिंपल है, मंत्रियों का ध्यान किसी विषय पर लाने के लिए किया जाता है। है ना। हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लाइव देखते हैं कि सदन में चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या करते हैं, जो सदस्य होते हैं आपस में भिड़ने लगते हैं। तो जो मेन बात होती है, कोई मेन विषय पर अगर चर्चा करनी होती है, तो विषय छोड़ के दूसरे विषय, अपने विषय वो खुद बनाने लग जाते हैं। इसलिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है कि मंत्रियों का ध्यान किसी एक विषय पर लाने के लिए किया जाता है, जिस मंत्री से उनको क्वेश्चन पूछना होता है। इसके लिए ध्यानाकर्षण की शुरुआत हुई थी। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि स्थगन क्या होता है, काम रोको, है ना। स्थगन वैसे हमने समझ रखा है, हमने राष्ट्रपति में भी समझा था, अभी हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की हुई थी, है ना, स्थगन के बारे में। चलिए देखते हैं कि काम रोको या स्थगन क्या होता है। काम रोको या स्थगन। स्थगन नाम से आपको समझ में आएगा, और आपको पहले से ही पता है कि अगर काम संसद की कार्यवाही चल रही है, उसमें बीच में रोक देना ही स्थगन कहलाता है। तो ये लोकसभा में होता है। अब जब से, है ना, जब से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ गया है, तब से इसका प्रयोग क्या होने लगा, कम होने लगा। काम रोको का प्रयोग कम होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि जब से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है तब तक नहीं होने लगा। क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, किसी भी मंत्री को किसी भी विषय पे लाने के लिए ही रखा जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तब पहले क्या होता था, अगर कोई भी मंत्री जवाब नहीं देना चाहता था, है ना, तो आपस में क्या करते थे, लड़ लेते थे और कार्यवाही को भंग कर देते थे बीच में ही। अगर उनको मान लीजिए जवाब नहीं आता है, या उनकी कुछ गलती रही होगी और वो अपने सीक्रेट से समझना चाहते होंगे, अपने पीए से समझना चाहते थे, तो क्या करती थी पूरी टीम, उनके जो होते थे कार्यकर्ता, आपस में बहस कर लेते थे और बीच में ही संसद की कार्यवाही को रोक देते थे। लेकिन जब से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ गया है, तब से ये कम होने लगा। और क्या होता है, सदन की कार्यवाही को, जैसे मैंने बताया, सदन की कार्यवाही को बीच में रोकना, बीच में रोकना ही स्थगन कहलाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं काम रोको या स्थगन कहते हैं। अब बात आती है कि रुकता कैसे, है ना। किसी एक संसद के सदस्य से तो ये रुकेगा नहीं, है ना, किसी एक सदन के जो सदस्य हैं उनके बोलने से तो रुकेगा नहीं। तो कम से कम 50 सदस्यों का इसमें समर्थन चाहिए, ठीक है। 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर 50 सदस्यों ने समर्थन दे दिया कि अब इसको स्थगित कर देना चाहिए, आज का काम रोक देना चाहिए या सदन को भंग कर देना चाहिए, तब जाके वो सदन स्थगित हो जाएगा। उसके पहले नहीं होगा। तो जहां का पीठासीन अधिकारी होगा वो डेट और टाइम दे देगा, अब कल इतने बजे मिलेंगे या कितने दिन बाद हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। काम रोको के बाद हम देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। दो होते हैं, अविश्वास और विश्वास, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हम समझेंगे। ये जो विश्वास होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये हमेशा लोकसभा में पारित किया जाता है, ठीक है। किसमें पारित होता है, हमेशा लोकसभा में। ये हमेशा लोकसभा में पारित होता है।
और किसके द्वारा किया जाता है, तो विपक्ष द्वारा किया जाता है ना। अविश्वास पारित तो ऑप्शनल बात है कि विपक्ष ही करेगा, क्योंकि उसको सरकार गिरानी होती है। तो विपक्ष के द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में पारित किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, सरकार के प्रति विश्वास, सरकार के प्रति विश्वास परीक्षण के लिए, है ना, कि सरकार का विश्वास लोकसभा पर बना है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इसमें पारित कैसे होगा, इसमें भी 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, है ना। जो विपक्ष में है उसमें 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर 50 सदस्यों का समर्थन मिलेगा तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए 50 सदस्यों ने समर्थन दे दिया है, ठीक है, मान लेते हैं हम कि 50 सदस्यों ने समर्थन दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा चर्चा और मतदान होगा, है ना। पहले चर्चा होगी उस बात पे, फिर मतदान होगा। अब बात आती है, मान लीजिए मतदान हुआ और मान लीजिए पारित नहीं होता है ना, मान लीजिए पारित ना हो, और एक होगा या तो पारित होगा या तो पारित नहीं होगा। पारित हो तब क्या होगा, अगर मान लीजिए पारित ना हो, है ना, पारित ना हो तो गवर्नमेंट तो बनी रहेगी, है ना। पारित अगर नहीं होगा, अविश्वास की बात है, तो गवर्नमेंट बनी रहेगी, ठीक है। अगर पारित हो जाता है ना, अगर पारित हो जाता अविश्वास प्रस्ताव का मतलब, अगर अविश्वास अपना विश्वास जो है, जिस पार्टी मौजूदा सरकार है उसने विश्वास अपने लोकसभा के प्रति खो दिया होगा, तब क्या होगा, उसको इस्तीफा देना होगा, है ना, त्यागपत्र देना होगा, सरकार को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सरकार को त्यागपत्र देना होगा। अगर मान लीजिए पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो हो गया अविश्वास प्रस्ताव में क्या होगा, ये भी एक, ऐसे जल्दी पारित नहीं करवाते हैं, वैसे जो अपोजिट में बैठे लोग होते हैं वही पारित करवाते हैं। अगर उनको लगता है कि ऐसा करने से हम फिर से सरकार में आ जाएंगे, है ना, फिर से हम पक्ष में आ जाएंगे, इसलिए वो पारित करवाते हैं और हमेशा लोकसभा में ये पारित होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल, इसी आगे चर्चा करेंगे हम कि निंदा प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।